नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। हमारा भारत आज बदला हुआ है, नए शिखर पर है, नए कीर्तिमान रच रहा है, नई इबारत लिख रहा है। लेकिन ये सब कुछ बस ऐसे ही नहीं, बल्कि इस सब के पीछे है एक सोच, एक संकल्प, एक निश्चय ऐसे व्यक्ति का जिनका जीवन भारत को समर्पित है, जिनकी हर सांस के साथ चलती है भारत को आगे बढ़ाने की सोच। और यही सोच एक मिशन में बदल चुकी है। मिशन सनातन को आगे बढ़ाने का, मिशन धर्म की रक्षा का, मिशन देश की विरासत को सजोने का, क्योंकि यह है मोदी का धर्म पथ। वो सिर्फ एक नेता नहीं, वो जिनके हिस्से है देश की तकदीर को नया आकार देने की शक्ति। वो जिन्हें इंतजार नहीं बदलाव का, वो जो खुद बनते हैं बदलाव का सबब, वो जिनकी आवाज में है दृढ़ता, संकल्प, साहस, वो जिनका बस एक मिशन है, भारत मजबूत, गर्वित और अजेय। छब्बीस मई 2014 ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज भारत की स्वर्णिम गाथा रचने का अनूठा संस्करण है। क्योंकि यही वो दिन था जब साहस और दृढ़ता के साथ लिया गया था नए अभिनव भारत का संकल्प। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये तब का भारत था और ये आज का स्वर्णिम और गौरवान्वित भारत है। 2014 से 2026 के बीच की इस यात्रा में देश ने कई सोपान छुए, आर्थिक विकास का डंका बजाया तो दुनिया में दबदबा भी बनाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती हुई तो सनातन की धर्म ध्वजा भी आकाश में लहराई। 12 वर्षों का यह कार्यकाल देश के विकास, बुनियादी ढांचे, डिजिटल क्रांति, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी है। इस समय काल में मिशन सनातन की धर्म ध्वजा और ऊंचाई पर पहुंची। फिर चाहे बात सांस्कृतिक पुनर्जागरण की हो या विरासत के संरक्षण की, मोदी का मिशन सनातन बढ़ता रहा, नए सोपान चढ़ता रहा, नए कीर्तिमान गढ़ता रहा। धर्म के पथ पर चलना और मिशन सनातन का सपना साकार करना कोई हंसी खेल नहीं था। कई बाधाएं सामने आई और कई विरोधी भी तैयार थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब लक्ष्य पर नजर हो तो सारी बाधाएं और सारे विरोधी चित हो जाते हैं। साकार होने लगा सपना, वो स्वप्न जो भारत को बनाता है स्वर्णिम भारत। उज्जैन दुनिया की पुरातन नगरियों में से एक, जहां काल के अधिष्ठाता स्वयं महाकाल विराजे हैं। ये कोई साधारण नगरी नहीं, बल्कि वो स्थान है जहां से पुरातन काल में
काल की सटीक गणना की जाती थी। लिहाजा जरूरी था उस स्वर्णिम काल को फिर से जागृत करना। 11 अक्टूबर 2022 वो दिन जब महाकाल के भक्त के रूप में पहुंचे देश के प्रधान सेवक ने सनातनियों को एक भव्य, दिव्य और असाधारण भेंट प्रदान की और कहा, शंकर के सानिध्य में कुछ भी साधारण नहीं होता। उज्जैन की ये ऊर्जा, ये उत्साह, अवंतिका की ये आभा, ये अद्भुतता, ये आनंद, महाकाल की ये महिमा, ये महात्मय, महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है। शंकर ये सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है, सब कुछ अलौकिक है। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया। इसके बाद महाकाल लोक बनने के बाद से लगातार श्रद्धालु की संख्या बढ़ने लगी है। यहाँ पर जब श्रद्धालु आते हैं तो उन्हें एक धरोहर और एक इतिहास जानने को मिलता है कि सनातन के बारे में यहाँ पर भगवान की जुड़ी जो महिमाएं हैं उनको जानने और पहचानने का मौका मिलता है। इसी के साथ यहाँ पर जो रोजगार की संभावना भी बहुत बड़ी है। आज उज्जैन महाकाल लोक की दिव्यता से दमक रहा है और इस प्रयास का ही परिणाम है कि पुरातन तीर्थ नगरी न केवल अपने वैभव को फिर से प्राप्त कर चुकी है, बल्कि दर्शनार्थियों की बढ़ती संख्या के चलते यहाँ रोजगार के भी नए आयाम खुले हैं। महाकाल बाबा की इच्छा वगैरह कोई आता नहीं है और जब भी बाबा बुलाते हैं, जब हम जाते हैं, जो कॉरिडोर बना है वहाँ से देखते देखते जाते हैं। शाम को टाइम और अच्छा हमें लगता है। गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट कर रही है उससे तीर्थ स्थानों पे पर्यटकों का, तीर्थ स्थानों पे भक्तों का, हर तरह के लोगों का जमावड़ा हो रहा है। अब तो साधन होने के कारण, ट्रेन का साधन, रेल का साधन, उसके बाद में रोड के साधन, हवाई जहाज के साधन, ये सब साधनों के कारण भीड़ बढ़ी। महाकाल मंदिर में भी काफ़ी भीड़ बढ़ी है। जैसे जैसे देश की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे मंदिरों का भी आकर्षण बढ़ेगा, लोगों का तांता लगेगा। लोग वहाँ दो तरह से जाएंगे, एक श्रद्धा भाव से जाएंगे, जो जैसे महाकाल मंदिर में जो जाते हैं, कुछ लोग श्रद्धा से जाते हैं और कुछ पर्यटन के हिसाब से जाते हैं। आधुनिक भारत अपनी जड़ों से कटकर नहीं बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत के साथ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये वो संकल्प था जो उनकी नीति को साफ बयां कर चुका था। काशी, जहां की सीमा में प्रवेश करते ही मनुष्य बंधनों से मुक्त हो जाता है, और प्रधानमंत्री मोदी ने जब वाराणसी में कदम रखा, चुनाव लड़ना शुरू किया, तभी उन्होंने काशी के आध्यात्मिक वैभव को वैश्विक पहचान दिलाने का संकल्प लिया। इस संकल्प में सिर्फ सौंदर्यीकरण नहीं था, बल्कि था पूरी काशी को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करना। दिसंबर 2021 ये सिर्फ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का दिन नहीं था, बल्कि शिव के त्रिशूल पर बसी नगरी काशी में था गंगा और बाबा विश्वनाथ का सीधा मिलन। जो मां गंगा उत्तर वाहिनी होकर बाबा के पांव पखारने काशी आती है, वो मां गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी। अब जब हम भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो मां गंगा को स्पर्श करती हुई हवा हमें स्नेह देगी, हमें आशीर्वाद देगी।
मां गंगा ने बुलाया है। यह बातें 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में नॉमिनेशन के दौरान कहा था और उसके बाद प्रधानमंत्री काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री बने, जिसके बाद बनारस की तस्वीर बदलनी शुरू हुई। गंगा निर्मलीकरण के लिए एक बहुत बड़ा अभियान का शुरुआत हुआ तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ, साथ ही बनारस के घाटों का सुंदरीकरण देखा गया। इन सब तमाम चीजों में बनारस की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई गई। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हम यही कहेंगे। सबसे ज्यादा तो मतलब स्वच्छता तो बहुत ज्यादा दिख रही है। बहुत अच्छा विजन है। बनारस बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। हम देख पा रहे हैं, यहाँ पहले आए थे इस सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, अब बहुत ही सुंदर, और जितना ये काम लगातार अभी चल भी रहा है तो इससे और बेहतर दिखेगा। अब आगे आएंगे तो और बेहतर नजर आएगा। इस देश में सांस्कृतिक विरासतों को सजोने का, पूरे दुनिया में मार्केटिंग करने का कोई ऐसा अभियान नहीं चला, या देश की तत्कालीन सरकारों ने सोचा नहीं। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में काम किए। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सोमनाथ से लेकर के विश्वनाथ धाम कॉरिडोर तक, मां कामाख्या से लेकर के अंबा देवी मंदिर गुजरात तक, सुदूर पूरब सुदूर पश्चिम। इतने ही नहीं, बांग्लादेश के अंदर ढाकेश्वरी देवी के मंदिर का भी जीर्णोद्धार। प्रत्येक तीर्थों का जीर्णोद्धार। आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अयोध्या वो नगरी जिसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र माना जाता है, जहां हर कण में राम बसे हैं। लेकिन यही अयोध्या दशकों तक विवाद, राजनीति और अदालतों की लड़ाई का केंद्र भी रही। फिर आया वो दौर जब सदियों पुराना सपना हकीकत में बदलने लगा। रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए और अयोध्या भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर उभरी। इस यात्रा में मोदी सरकार ने न केवल मंदिर निर्माण बल्कि पूरी अयोध्या को वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी बनाने का अभियान चलाया। और फिर वो क्षण आया जब सदियों की प्रतीक्षा का अंत हुआ और हुई नए काल चक्र की शुरुआत। राम मंदिर की आधारशिला रखने के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के विकास की नई गाथा शुरू की। अयोध्या विश्व के मानचित्र पर स्थापित है और राम मंदिर के साथ अयोध्या ने प्रगति की वो ऊंचाइयां हासिल की हैं जो पूर्ववर्ती सरकारों में उपेक्षित थी। अयोध्या के साधु संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या के विकास और अयोध्या की बड़ी इकोनॉमी के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके साथ ही देश और विदेश से अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की वजह से अयोध्या ने उत्तर प्रदेश की जीडीपी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उत्तर प्रदेश की भी जीडीपी अयोध्या की वजह से बढ़ी है। प्रभु श्री राम की अयोध्या अब केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि विश्व स्तरीय आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र है। जहां कभी विवाद की धूल थी, आज वहां भव्य श्री राम मंदिर का प्रकाश है। आज अयोध्या की जो रूपरेखा पूरी दुनिया देख रही है, इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को ही जाता है। कभी अयोध्या को कोई पूछने वाला था? लोग ताजमहल जाते थे, आज दुनिया के लोग अयोध्या आते हैं। ये पहला वाक़या है देश की आज़ादी के बाद से कि आधा दर्जन देशों के राष्ट्राध्यक्ष अयोध्या आ चुके हैं। अयोध्या के विकास में आज विश्व की दृष्टि, और आप देख पा रहे होंगे इस चिलचिलाती धूप पर भी कितने पर्यटक अयोध्या, जबकि एक समय ऐसा था कि अयोध्या लोग आने के लिए सोचते थे, आज अयोध्या आने के लिए लोग लालायित रहते हैं। जितना विकास अयोध्या में किया है, वो प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, माननीय मोदी जी हो या योगी जी हो, मिलकर के उन्होंने दोनों जुगलबंदी में जिस तरह का कार्य किया है, सराहनीय कार्य है। भोजशाला, अमिट इतिहास, स्वर्णिम धरोहर, ज्ञान और शिक्षा का केंद्र।
वो जो वर्षों तक अपने मूल स्वरूप की वापसी की राह तकती रही। 11वीं सदी में राजा भोज के द्वारा स्थापित ये पवित्र स्थान सदियों से विवादित बना था, लेकिन 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ से आया ऐतिहासिक फैसला और यह मान लिया गया कि भोजशाला पर सनातनियों का अधिकार है। इसी के साथ मंदिर में स्थापित मां वाग देवी की प्रतिमा को लंदन के म्यूजियम से वापस लाने की बातें उठने लगी। इसके बाद भारत सरकार ने ब्रिटेन की एजेंसियों और संबंधित संस्थाओं से संपर्क साधा और अब वो दिन भी दूर नहीं जब भोजशाला में पूरे विधि विधान के साथ मां वाग देवी की प्रतिमा की पुनर्स्थापना होती नजर आएगी, क्योंकि ये भारत की उस सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है जो सदियों की लूट और तस्करी के बाद भी जीवित है। 700 सालों के लंबे संघर्ष के बाद इंदौर हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया और धार भोजशाला को हिंदू धर्म स्थल माना, जिसमें अब बाग देवी की स्थापना होना है। कोर्ट ने इस आदेश भी दिए हैं कि बाग देवी की प्रतिमा यहाँ स्थापित होनी चाहिए। उसको लेकर केंद्र में मोदी सरकार ने प्रयास भी शुरू कर दिए हैं और इससे पहले भी लगातार प्रयास किए जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष तौर पर बाग देवी की प्रतिमा को लाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं और जल्द से जल्द बाग देवी की प्रतिमा को लाकर जो है धार के भोजशाला मंदिर में स्थापित किया जाएगा। यह है मोदी जी के शासन करने का तरीका। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बलबूते पर क्या देश का हिंदू मुसलमान सबको लेकर के एक साथ दुनिया में धूमधाम से इस इतिहास को याद रखा जाएगा, जब इतना बड़ा देवस्थान का मसला माननीय न्यायालय ने निर्णय किया और सहजता के साथ पूरे देश ने स्वागत किया। देश के न्यायालय अब अपने निर्णय करने में कोई लटकाने अटकाने का काम नहीं करते, कोई भटकाने का काम नहीं करते, तारीख पे तारीख लगाने का काम नहीं करते। दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए वर्तमान का शासनकाल या न्यायालय के माध्यम से जाना जाता है। कौन भूल सकता है साल 2013 की वो आपदा जिसने पूरे देश को ना भूलने वाला जख्म दिया, साथ ही सनातन के प्रति केदारनाथ धाम की तस्वीर को भी बदल दिया। लेकिन ये तबाही का मंजर आज सर्व सुविधा युक्त तीर्थ स्थान में बदल चुका है और इसके पीछे था महादेव के अनन्य भक्त नरेंद्र मोदी का संकल्प, वो संकल्प जिसने तस्वीर को बदल डाला। शायद बाबा ने तय किया था, ये काम इस बाबा के बेटे के हाथ से ही होना था। इस संकल्प और संकल्प की पूर्णता का ही नतीजा है कि आज लाखों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन निर्बाध रूप से करने के लिए हर साल पहुंचते हैं। And it is at a good height. Still we faced no problem. Everything was quite managed. Yes, police and I think CRPF is working. So they are doing good. Very good. मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके मुझे। मैंने ट्रैकिंग की 13 किलोमीटर। दर्शन बहुत अच्छे से कल भी हुए, आज भी भगवान जी की कृपा से बहुत अच्छे दर्शन हो गए मुझे। पानी वगैरह सब बहुत अच्छे से आ रहा है, खाने पीने की जैसे न्यूज में दिखा रहे हैं और जगह दिखा रहे हैं कि प्रॉब्लम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी खाना पीना सब कुछ मिल रहा है। सरकार की तरफ से यहाँ पर व्यवस्था ठीक है। हिमालय में थोड़ा कष्ट होता ही है क्योंकि ये हिमालय है, हिमालय में हिम का धाम, यहाँ बर्फीला क्षेत्र है, तो यात्रा तभी सफल होती है जब यात्री जो है कष्ट करेगा तभी उसकी यात्रा सफल होगी। और ये हिमालय, इस हिमालय में व्यवस्था जुटाना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा सरकार का बहुत बड़ा कर्तव्य है, जो इस हिमालय में इतने लोगों की आने जाने की व्यवस्था कर रही है, सारी खाने पीने की व्यवस्था कर रही है, रहने की व्यवस्था कर रही है। बहुत अच्छा लगा यहाँ का वातावरण, यहाँ की नेचुरल देखकर तो मन एकदम प्रसन्न हुआ। और यहाँ की जो व्यवस्था है, साफ सफाई है और चलने फिरने का जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है, भीड़ नहीं है, ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा किया है। तो अंदर भी भीड़ नहीं है, बहुत अच्छा मैनेज किया है, थैंक्स टू द गवर्नमेंट।
सोमनाथ, वो मंदिर जिसे बार बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार वो फिर से खड़ा हुआ। आस्था का प्रतीक, सनातन चेतना का प्रतीक और भारत की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक। हाल ही में जब सोमनाथ मंदिर के पुनर्स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए, तो पूरा देश सोमनाथ अमृत महोत्सव का साक्षी बना। ये महोत्सव केवल एक मंदिर का उत्सव नहीं, बल्कि भारत की सभ्यतागत निरंतरता, सांस्कृतिक स्वाभिमान और आध्यात्मिक विरासत का उत्सव बना। और इस उत्सव के सहभागी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पचहत्तर वर्षों की झांकी नहीं देख रहा, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को। आज अरब सागर के किनारे खड़ा दिव्यता से सराबोर सोमनाथ मंदिर भारत की आत्मा और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। लेकिन मोदी के मिशन सनातन की सिर्फ यही तस्वीर नहीं है। बीते 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थलों को आधुनिक सुविधाओं, पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए।